नमस्कार साथियों, जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम ट्रिकी में, जहां पर दोस्तों हम बात करेंगे डीएड स्पेशल एजुकेशन हियरिंग इम्पेयरमेंट सेकेंड ईयर के जो हमारे स्टूडेंट हैं इनके पेपर नंबर 12 की, और इसका नाम है कंटेंट एंड मैथोलॉजी ऑफ टीचिंग ईवीएस एंड सोशल साइंस। और इसकी जो यूनिट है वो यूनिट 4 है। इस पर हम लोग बात करेंगे क्योंकि हम लोगों ने यूनिट 1 से लेकर के यूनिट 3 तक वीडियो को देख लिया है। और अगर आपने अभी तक नहीं देखा है वीडियो तो जा कर के भैया प्लेलिस्ट में देख लीजिए, या टेलीग्राम ग्रुप जिसका नाम है एग्ज़ाम ट्रिकी फॉर स्पेशल एजुकेशन, वहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। तो यहाँ पर भैया यूनिट 4 के अंतर्गत आपका जो इतिहास है उसकी बात होगी, आपके भूगोल की बात होगी और आपके नागरिक शास्त्र की बात होगी। नागरिक शास्त्र यूनिट 4 के अंतर्गत हम कह सकते हैं हिस्ट्री, ज्योग्राफी एंड सिविल की यहाँ पर बात होगी। सिविक्स की बात होगी, CIVICS सिविक्स की यहाँ पर बात होगी। तो हम कहेंगे कि इसके अंतर्गत आपका आएगा 4.1, जहाँ पर बात करेंगे प्रारंभिक और मध्य युग के माध्यम से विभिन्न राजवंशों का उदय। इसके अंतर्गत हम लोग कह सकते हैं कि भारत में आपको देखने को मिलेगा, चाहे वो मौर्य वंश हो, चाहे वो गुप्त वंश हो, चाहे वो चालुक्य वंश हो, पल्लव वंश हो, चोल वंश हो, तो इनके बारे में हम लोग यहाँ पर पढ़ने वाले हैं, जो कि आपके भारत के समृद्ध बनाने में जो इतिहास है, जो सदियों से चला आ रहा इतिहास जो राजवंशों के द्वारा बनाया गया, इसमें भारत के प्रारंभिक और मध्य युग के दौरान जो भी प्रमुख राजवंश हैं इनका अवलोकन किया गया। इसके अंतर्गत जो भी मौर्य वंश है इसमें 321 ईसा पूर्व से लेकर के 185 ईसा पूर्व की बात होगी। तो कहेंगे मौर्य वंश के जो संस्थापक थे वो कौन थे? आप कहोगे चंद्रगुप्त मौर्य जी जो थे मौर्य वंश के संस्थापक थे, जिन्होंने नंद साम्राज्य पर विजय प्राप्त की और उत्तरी और मध्य भारत में एक विशाल साम्राज्य की स्थापना की। उत्तरी और मध्य भारत में इन्होंने विशाल साम्राज्य की स्थापना की और उनके पोते अशोक को प्राचीन महानतम सम्राटों में गिना जाता है। इनके पोते कौन थे? अशोक थे, जिन्होंने कलिंग का युद्ध लड़ा था। आप सभी को पता होगा। कह सकते हैं कि इनको एक विशेष महानतम सम्राटों में जाना जाता है, क्योंकि सबसे ज़्यादा रक्तपात इन्होंने ही किया था। और अशोक के शासनकाल में आधुनिक अफ़गान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, इनके कुछ हिस्सों को शामिल कर लिया गया था। इसके बाद में आपका आता है गुप्त वंश। जो गुप्त वंश है हम कह सकते हैं 320 ईसा पूर्व या AD से लेकर के 550 ईसा पूर्व की अगर बात होगी, AD की बात होगी, तो हम कहेंगे गुप्त वंश का जो भारतीय इतिहास रहा वो स्वर्ण युग, उसको क्या कहा गया? स्वर्ण युग कहा गया। और यहाँ पर साहित्य, खगोल विज्ञान, गणित और संस्कृति, कलात्मक और वैज्ञानिक उपलब्धि जो है उसका समय यहाँ पर माना गया। यहाँ पर गुप्त साम्राज्य और उसकी प्रशासनिक दक्षता और अर्थव्यवस्था के लिए चीज़ों को देखा गया और जाना गया। इसके बाद में आपका आता है चालुक्य वंश आता है। इसके अंतर्गत 543 ईसा पूर्व से लेकर के 753 ईसा पूर्व की बात होगी, जहाँ पर जो भी चालुक्य वंश है वो दक्षिण भारत की बात होगी। इसमें जो भारत के दक्कन का पठार है इस क्षेत्र में स्थित था। राजवंश और जो भी वास्तुकला थी इसके लिए जाना जाता था। विशेष रूप से जो भी इसका इतिहास था वह बादामी और
पट्टकला के लिए और चित्रांकों के लिए इनको काट कर जो मंदिर बनाए जाते थे उसके लिए ये प्रसिद्ध था। इसके बाद में आपका पल्लव वंश आया। पल्लव वंश तो हम कह सकते हैं 275 ईसा पूर्व से लेकर के एडी से लेकर के आपका 897 एडी तक तो कहेंगे पल्लव वंश। इसका आधुनिक जो था तमिलनाडु में इस समय जो है तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश का जो आसपास का इलाका है यहाँ पर इसका शासन क्षेत्र था। यहाँ पर कला और वास्तुकला जो था उसका विशेष योगदान था और यहाँ पर द्रविड़ शैली जो थी जो क्या थी द्रविड़ शैली जो थी जो द्रविड़ शैली थी उसका यहाँ पर प्रयोग किया गया और द्रविड़ शैली का यहीं से निर्माण हुआ था। इसके बाद में आपका चोल वंश आता है। चोल वंश तो हम कह सकते हैं 848 ईसा पूर्व से लेकर के 1279 ईसा पूर्व तक, जहाँ पर चोल वंश में भारतीय इतिहास में लंबे समय तक उसके शासनकाल राजवंश ये शामिल हुए। इसके तहत भारतीय संस्कृति राजनीति इस पर स्थायी जो प्रभाव था वो छूटा और उसमें जो भी साम्राज्य आया इस समय जो आधुनिक है हमारा तमिलनाडु, केरल, श्रीलंका, इसके हिस्से में इसका जो कह सकते हैं जो इसका आधुनिकीकरण था वहाँ पर इस समय पर जो आपका तमिलनाडु, केरल और श्रीलंका है यहाँ पर था। और इसमें साहित्य, कला और जो मंदिर वास्तुकला है इसमें विशेष योगदान दिया गया। इसके बाद में आपका राजपूत तो कहेंगे 8वीं शताब्दी से लेकर के 18वीं शताब्दी तक राजपूतों का कार्यकाल रहा, जहाँ पर ये उत्तर और पश्चिमी भारत के हिस्सों में खास करके पाए गए, जहाँ पर कह सकते हैं कि इनके शौर्य और कौशलता और वीरता के लिए इन्हें जाना जाता था। और जो भी राजपूत साम्राज्य था वो खास करके मेवाड़, मारवाड़, जयपुर ऐसे राज्यों में जयपुर जो ऐसे ज़िले थे आपके आमेर हुआ तो यहाँ पर आपके ये सभी पाए जाते थे जो कि राजपूत थे। तो आपको ये सब राजस्थान में देखने को मिलते हैं। इसके बाद में देखते हैं आपका मुग़ल साम्राज्य। मुग़ल साम्राज्य 1526 से लेकर के 1857 ईस्वी तक 1526 से लेकर के 1857 ईस्वी तक। तो ये 1857 ईस्वी तक जो भी आपका मुग़ल साम्राज्य था इसमें इसकी जो स्थापना थी वो किसने की थी तो कहेंगे चंगेज़ खान ने। इसकी स्थापना चंगेज़ खान ने की थी और इनके वंशज जो तैमूर के वंशज थे बाबर, इन्होंने इसकी स्थापना की, जहाँ पर भारतीय उपमहाद्वीप में अधिकांश हिस्से इन्होंने अपने अंडर में ले लिए और जो भी मुग़ल थे उनका जो शासनकाल था उसकी वास्तुकला में इसे जाना जाने लगा। आपका दिल्ली में लाल किला हुआ या ताजमहल हुआ या हम कह सकते हैं इन्हीं के द्वारा बनाया गया। और जो भी कला, साहित्य और जो विज्ञान है इसकी भी प्रगति भी इनके द्वारा हुई, जो कि भारतीय संस्कृति के स्थापना या स्थायी प्रभाव को यहाँ पर छोड़ा इन्होंने। इसमें कह सकते हैं राजवंशों ने कुछ जो भी इतिहास छोड़ा उसमें विशिष्ट योगदान भारतीय संस्कृति, राजनीति और समाज के स्थान को प्रभावी बनाता है, बेहतर बनाता है। इसके बाद में आपका क्योंकि 1857 तक तो आपका हो ही गया था, इसके बाद में आपका आया ब्रिटिश एम्पायर, ब्रिटिश साम्राज्य की स्थापना। तो आपकी ये 4.2 में देखने को मिलेगी आपको ब्रिटिश साम्राज्य के बारे में। ब्रिटिश साम्राज्य के बारे में, ब्रिटिश साम्राज्य की स्थापना, ब्रिटिश साम्राज्य की स्थापना और विस्तार, ब्रिटिश साम्राज्य की स्थापना और विस्तार। इसमें हम लोग कह सकते हैं कि जब ईस्ट इंडिया कंपनी भारत आई थी, या हम कह सकते हैं भारत में ब्रिटिश साम्राज्य की स्थापना में जटिल और बहुआयामी जो शताब्दियाँ चली उसके अंतर्गत प्रमुख घटनाएं हुई, इनका अवलोकन किया जाना बहुत ही ज़रूरी है। जिसमें भारत के साथ इन्होंने सबसे पहले क्या किया, व्यापार किया। भारत के साथ इन्होंने सबसे पहले क्या किया, व्यापार किया। और कौन आया भैया, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी आई और इन्होंने क्या किया, व्यापार के उद्देश्य से अपनी कंपनी जो थी वो कहाँ पर, कलकत्ता में, अपनी कलकत्ता में इन्होंने कंपनी रखी, मद्रास में इन्होंने कंपनी रखी, बॉम्बे में इन्होंने कंपनी, और भारत के जो तटीय इलाके थे यहाँ पर इन्होंने अपनी चौकियाँ और किले जो थे वो स्थापित किए।
इसमें इसी के अंतर्गत आपका प्लासी का युद्ध हुआ, तो कहेंगे 1757 ईस्वी के बाद में या ईस्ट इंडिया एक कंपनी ने प्लासी की लड़ाई लड़ी, जो कि बंगाल के नवाब की यहाँ पर हत्या कर दी गई। और उस कंपनी में जो बंगाल में जो राजनीतिक नियंत्रण था वो स्थापित कर लिया। ईस्ट इंडिया कंपनी ने जो बंगाल में राजनीतिक नियंत्रण था वो स्थापित कर लिया और भारतीय राजनीति को कह सकते हैं इसकी भागीदारी में प्रत्यक्ष भागीदारी की शुरुआत यहीं से हो गई थी। इसके बाद में ब्रिटिश का धीरे धीरे नियंत्रण बढ़ता गया और इसका विस्तार जो है वो भी बढ़ता गया। तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में अन्य भागों में अपना नियंत्रण करना शुरू कर दिया। सैन्य विजय हुआ या हम कह सकते हैं स्थायी गठजोड़ हुआ, फूट डालो की नीति, फूट डालो और शासन करो की नीति दोस्तों ब्रिटिश नियंत्रण के विस्तार में ही आती है। और उसके बाद में क्या हुआ कि ब्रिटिश का राज चालू हो गया। 1858 से लेकर के 1857 की अगर बात की जाए, इसके तहत जो भारतीय विद्रोह हुआ, इसमें ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत पर सीधे नियंत्रण कर लिया। अब जब सीधा नियंत्रण हो गया, तब से लेकर के हम लोग भैया लड़ाई करते करते 1947 तक पहुँचे, 1947 तक पहुँचे, 1947 तक पहुँचे, तब जा कर के हम लोगों को आज़ादी मिल पाई। इसके तहत इन्होंने क्या किया, शोषण भी किया, यानी कि आर्थिक शोषण भी किया, भारत को कंगाल बनाया। कहने का मतलब ये है कि भारत में जो भी प्राकृतिक संसाधन थे उनका शोषण किया, व्यक्तियों का शोषण किया, और जो भी माल यहाँ का था काफ़ी भारतीय बाज़ार को इन्होंने गिराया और अपना फ़ायदा इन्होंने किया, भारतीयों का नुकसान किया। इसके बाद में जो भी राजनीतिक और सामाजिक सुधार इसके अंतर्गत आए, तो उसमें जो भी शोषण हुआ था उसके प्रति जो भी नीतियाँ चलाई जा रही थी, उसमें आधुनिक कानून व्यवस्था की स्थापना की गई, सती प्रथाओं और जो भी कह सकते हैं सामाजिक प्रथाओं का उन्मूलन किया गया। इसके तहत जो भी पश्चिमी शैली थी इसकी शुरुआत हुई। और इसके बाद में भारतीय राष्ट्रवाद की अगर बात करें तो कहेंगे भैया भारतीय राष्ट्रवाद में जो भी ब्रिटिश शासन था उसकी जो प्रतिक्रिया थी उसके रूप में उभरा। इसमें स्वशासन की इच्छा और ब्रिटिश शोषण और नस्लवाद की जो स्वीकृति थी वो देखने को मिली। इसमें स्वतंत्रता के तहत 1947 की अगर बात करें, 1947 की बात करें, तो भारतीय स्वतंत्रता में दो अलग अलग देशों जैसे भारत पाकिस्तान इसका विभाजन किया गया। और कह सकते हैं 1947 में जब इसका विभाजन हुआ तो दो देश बने, एक भारत बना, एक पाकिस्तान बना। भारत से टूट करके पाकिस्तान बना। कह सकते हैं कि भारत में ब्रिटिश साम्राज्य की स्थापना का विस्तार का इतिहास, जहां पर हमने आपको थोड़ा थोड़ा करके बता दिया कैसे कैसे करके इन्होंने क्या क्या किया था। इसके बाद में बताते हैं आपका 1857 से लेकर के आपका यूनिट होगा 4.3। 1857 से लेकर के 1947 तक जो भी स्वतंत्रता संग्राम चला उसके तहत क्या आया, तो कहेंगे 1857 का विद्रोह जो था, 1857 में क्या किया गया, विद्रोह किया गया। और इसके तहत भारत में जो ब्रिटिश शासन है इसके खिलाफ विद्रोह किया गया। यद्यपि इसे दबा दिया गया था, लेकिन ब्रिटिश शासन जो था इसके विरुद्ध प्रतिशोध कर रहा था और यहाँ पर मार्ग प्रशस्त कर रहा था। इसके बाद में क्या किया गया कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो थी उसको स्थापना किया गया। 1885 में इसकी स्थापना की गई और इसके तहत भारतीय जो स्वतंत्रता थी इसकी वकालत की जाने लगी। भारतीय पार्टियां, राजनीतिक पार्टियां बनने लगी। इसमें दादा भाई नौरोजी हुए, बाल गंगाधर तिलक हुए। इन्होंने क्या किया कि शुरुआत की यहाँ पर, और कह सकते हैं इसमें प्रतिनिधित्व भी इनका रहा और रंगमंच और पार्टियां भी इस्तेमाल की जाने लगी। उसके बाद में क्या हुआ कि बंगाल का विभाजन कर दिया गया। बंगाल का जब विभाजन हुआ तो 1905 की बात हुई, इसमें बंगाल का विभाजन हुआ। इसमें धार्मिक आधार पर बंगाल का विभाजन किया गया। यहाँ पर जो व्यापक विरोध था या सबने आंदोलन था, या हम कह सकते हैं 1911 में इसको विभाजित कर इसको रद्द किया गया। 1905 में इसको विभाजित किया गया और इसके विभाजन को 1911 में रद्द भी किया गया और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के विकास को और इससे और बढ़ावा मिला। इसके बाद में जो था आपका असहयोग आंदोलन आया 1920 में। असहयोग आंदोलन जब आया तो यहाँ पर महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन शुरू किया था और जो भी इसका उद्देश्य था, जो भी ब्रिटिश की वस्तुएं हैं या स्कूल हैं या संस्थाएं हैं इनका बहिष्कार करना
और कह सकते हैं कि इस पे जो भी प्रतिरोध है, दिशा है, उसमें महत्वपूर्ण बदलाव किया जाना। इसके बाद में नमक का सत्याग्रह हुआ। नमक का सत्याग्रह हुआ जो कि आपका 1930 में किया गया। दांडी यात्रा की गई, भैया दांडी यात्रा भी की गई, नमक सत्याग्रह भी किया गया। आपका नमक सत्याग्रह के अंतर्गत 1930 में नमक सत्याग्रह, जिसमें ब्रिटिश नमक कानून विरोध को अवैध माना गया और इसमें उत्पादन और बिक्री शामिल की गई। इसके लिए जो भी भारत में फैला जो भी अंग्रेजी व्यापार था, उसकी गिरफ्तारी यहाँ पर की गई। और इसमें भैया 1942 में क्या हुआ कि भारत छोड़ो आंदोलन चालू किया गया। इंडियन नेशनल कांग्रेस के द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत की गई और ब्रिटिश शासन की तात्कालिक वापसी का आह्वान किया गया। इसमें आंदोलन जब किया गया तो वहाँ पर भारतीय स्वतंत्रता की बात की गई और तब जाकर के भैया हमें 1947 में स्वतंत्रता मिल पाई। जहाँ पर जब स्वतंत्रता मिली तो भारत यानी कि इंडिया को और पाकिस्तान को अलग अलग विभाजन किया गया, जहाँ पर व्यापक रूप से जो भी चीज़ें थी उनका विस्थापन किया गया। इसके तहत जो भी कह सकते हैं स्वतंत्रता संग्राम थी की लंबी प्रक्रिया चली। ब्रिटिश साम्राज्य के खिलाफ विरोध भी किया गया और इसके खिलाफ काफ़ी संघर्ष भी किया गया। आज जो हम लोग स्वतंत्र हैं वो इसी स्वतंत्रता संग्राम की वजह से हैं। अब हम लोग बात करते हैं यूनिट 4.4 की, और यूनिट 4.4 के अंतर्गत आपका भारतीय संविधान की मुख्य विशेषताओं के साथ लोकतंत्र, धर्मनिरपेक्षता की अवधारणा, इस पर बात की गई। तो कहेंगे लोकतंत्रात्मक, धर्मनिरपेक्षता और भारतीय संविधान में दो मूलभूत सिद्धांत थे, उनको शामिल किया गया। इसमें अगर हम लोग बात करें लोकतंत्र की, तो कहेंगे ऐसी राजनीतिक व्यवस्था को संदर्भित किया गया जिसमें सत्ता लोगों के पास होती है। इसमें प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित जो भी प्रतिनिधित्व थे इसको महत्व दिया गया। इसके माध्यम से लोकतांत्रिक प्रणाली सरकार के लोग और इसके प्रति जवाबदेही को यहाँ पर देखा गया। इसके नियमों और प्रतिक्रियाओं के बीच जो भी ढांचा था उसको बेहतर बनाया गया। व्यक्तिगत अधिकारों की सुरक्षा, सामान्य चीज़ों को बढ़ावा देना, ये सारी चीज़ें जो थी वो लागू की गई। इसमें भारतीय संविधान की स्वतंत्रता, निरपेक्षता और जो भी विधिक और कार्यपालिका न्यायपालिका और इसके जो बीच की शक्तियाँ थीं उसको पृथक किया गया। इसके शक्ति के दुरुपयोग को रोकने के लिए जांच और संतुलन की व्यवस्था की गई। इसके लिए भारतीय लोकतंत्र में कुछ विशेषताओं और सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, वोट देकर चुनाव के आधार पर न्यायपालिका में स्वतंत्रता को यहाँ पर शामिल किया गया। इसके बाद में भैया धर्मनिरपेक्षता जो थी उसको बेहतर बनाया गया। यानी कि कह सकते हैं धर्मनिरपेक्षता में जो भी धर्म और राज्य को पृथक्करण के सिद्धांत पर यहाँ पर किसी भी विशेष धर्म के प्रचार का समर्थन नहीं करना चाहिए, और जो भी धार्मिक निरपेक्षता है जिसमें नागरिक राज्य और इसके हस्तक्षेप में धर्म का पालन करने के लिए स्वतंत्रता और सभी नागरिकों को सम्मान का अवसर मिल सके, उनकी जो जिम्मेदारियां हैं वो बेहतर हो सके। इसमें जो भी मूल सिद्धांत है उसके तहत धर्मनिरपेक्षता में के रूप में चीज़ों को स्थापित करना, धर्म के आधार पर भेदभाव को रोकना, जो भी सामाजिक धर्म है उसकी स्वतंत्रता, उसका अभ्यास, और जो भी धार्मिक मामले हैं इनके प्रबंधन को बेहतर बनाना। इसमें भारतीय धर्मनिरपेक्षता में कुछ विशेषताएं हैं, उसके स्थान पर तटस्थता और सम्मान व्यवहार को बेहतर बनाना, भेदभाव निषेध है उसको शामिल करना। इसके सिद्धांतों में जो भी अन्य विशेषताएं हैं, लोकतंत्रात्मक, धार्मिक निरपेक्षता, इसको बढ़ावा देना। इसमें नैतिक और मौलिक अधिकार निर्देशात्मक सिद्धांत इसको शामिल किया जाए, जिसके
तहत व्यक्तिगत अधिकार को सुरक्षा देना और सामाजिक न्याय को बढ़ावा देना, इनको शामिल किया गया। इसमें स्वतंत्र और निरपेक्ष न्यायपालिका और इसके प्रावधान की बात की गई, जहां पर सख्ती और जांच को कार्य को बढ़ावा जाए। इसके अंतर्गत जो भी व्यक्तिगत अधिकार थे इसको सुनिश्चित करना, सामाजिक न्याय को बढ़ावा देना और निष्पक्ष न्याय संगत समाज की स्थापना करना यहाँ पर शामिल किया गया, जो कि आपका लोकतंत्रात्मक और धर्मनिरपेक्षता में चीज़ें को शामिल किया गया। इसके बाद में आपका एक और आता है भैया यूनिट 4.5। इसके तहत ग्लोब की बात की गई। ग्लोब क्या है, पृथ्वी क्या है, सौरमंडल क्या है, सौरमंडल क्या है, दिन और रात की ऋतुएं क्या है, इनकी अवधारणा और भैया समझ की बात की गई। अवधारणा और समझ की बात की गई। तो कहते हैं भैया ग्लोब हो, चाहे पृथ्वी हो, चाहे सौरमंडल हो, इसकी अगर अवधारणा को हमें समझना है तो सबसे पहले हम लोग किसकी अवधारणा को समझेंगे? सबसे पहले हम लोग ग्लोब की अवधारणा को समझेंगे। इसके तहत कहेंगे भैया ग्लोब पृथ्वी की सतह पर त्रिआयामी प्रतिनिधित्व करता है, जिसमें हम लोग पानी, उसके निकाय, उसकी जो भू है यानी कि भूमि है, उसकी चीज़ों को और अन्य विशेषताओं को डिज़ाइन किया जा सकता है। इसमें ग्लोब में पृथ्वी के आकार और सटीक प्रतिनिधित्व को शामिल करके मोटे तौर पर गोलाकार चीज़ों को यहाँ पर मोटे तौर पर इसको कह सकते हैं ग्लोब कैसा होता है तो गोलाकार। ऐसे अगर हम पृथ्वी की बात करें तो भैया पृथ्वी पर जो हमारा पृथ्वी है एक प्रकार का ग्रह, और यह आपका सौरमंडल में तीसरे ग्रह के नाम से जाना जाता है। तीसरा ग्रह है आपका। इसमें कह सकते हैं कि जो भी पुरानी या हम पृथ्वी को कह सकते हैं कि एकमात्र ऐसा ग्रह है जहाँ पर लोग रहते हैं। यहाँ पर कह सकते हैं कि जो भी परतें हैं आपको क्रस्ट, मेंटल, कोर, ये परतें देखने को मिलेंगी पृथ्वी की। और पृथ्वी क्या है अपने 23.5 अंश जो है वो अपनी दूरी पर घूम रही है, जिसके कारण दिन और रात हो रहे हैं, सूर्य की परिक्रमा कर रही है और ऋतुएं जो हैं इन्हीं के द्वारा परिवर्तित होती हैं। सौरमंडल की अगर हम बात करें तो सौरमंडल में कहेंगे भैया बहुत सारे ऐसे क्षुद्र ग्रह हैं, बहुत सारे ऐसे ग्रह हैं और बहुत सारे ऐसे क्षुद्र ग्रह हैं। उसी के अंतर्गत आपका सूर्य आता है, जिसके तहत हम लोग परिक्रमा कर रहे होते हैं। और कहते हैं कि भैया सूर्य के चारों ओर अंडाकार रूप से जो परिक्रमा की जाती है उसमें आपके जो ग्रह हैं, चाहे वो आपका मंगल हो, बुध हो, शुक्र हो, पृथ्वी हो, मंगल, बृहस्पति हो, शनि हो, यूरेनस हो, नेपच्यून हो, जो आपके 8 ग्रह हैं यहाँ पर आपको देखने को मिलते हैं। ऐसे ही अगर हम बात करें दिन और रात की, दिन की बात करें और रात की बात करें तो भैया पृथ्वी पर क्या होता है 24 घंटे होता है, जिसमें आपको दिन रात जो होते हैं जब पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है तो आपको दिन रात देखने को मिलता है। रात में भैया अंधकार होता है, दिन में उजाला होता है, सभी को पता है। तो इसके बाद में जो ऋतुएं हैं, ऋतुएं परिवर्तन किस कारण होती हैं? जो पृथ्वी अपने अक्ष पर झुकी है, पृथ्वी अपने अक्ष पर झुकी है, इसी कारण से ऋतुओं का परिवर्तन होता है, जहाँ पर हम लोग गर्मी का, सर्दी का इनका अनुभव करते हैं। तो कुल मिला के हम कह सकते हैं चाहे हमारे ग्रह हो, चाहे हमारे ग्लोब हो, चाहे हमारी पृथ्वी हो, सौरमंडल हो, दिन और रात की अवधारणाएँ हैं, इनके लिए जो भी अवधारणा है इससे आसपास की दुनिया की समझ विकसित हो सकती है और हमारे जीवन में जो भी आकार है इसकी प्राकृतिक शक्ति को परस्पर बेहतर बनाया जा सकता है, इसकी क्रिया को सराहा जा सकता है। तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगी। इस प्रकार से आपका यूनिट 4 तो जो था वो भी कंप्लीट हुआ। मिलता हूँ दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ में, नए वीडियो के साथ में, और बने रहिएगा आपके अपने चैनल एग्जाम ट्रिकी पर। नेक्स्ट जो 5वीं यूनिट है वो आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। लास्ट यूनिट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। धन्यवाद दोस्तों।